स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार तमाम सारी योजनाएं आम जनमानस के कल्याण के लिए चलाती है। वर्तमान की जो मोदी जी की सरकार है उसने भी तमाम सारे कार्यक्रम डाक विभाग के माध्यम से आम जनमानस के लिए संचालित किए हैं। उसका लाभ कितना आम जनमानस को मिल रहा है, उसके अतिरिक्त डाक विभाग की और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से जो है डाक विभाग आम जनमानस के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवर अधीक्षक डाकघर गोरखपुर श्री मनीष कुमार जी हैं, जिनसे हम आज इन्हीं सब विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। मनीष जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारतीय डाक विभाग किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं को, जिसको भारत सरकार ने डाक विभाग को सुपुर्द किया है, उसका संचालन किस तरह से कर रही है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों? डाक विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और इसकी जो पहुंच है हर स्तर पे है। हर स्तर यानी हर गांव तक है, हर सुदूर बस्तियों तक है। और अपने इस जो पहुंच है इसके माध्यम से डाक विभाग हर प्रकार की सेवा, खास करके ऐसे लोग जो इससे सामान्यतः वंचित रह जाते हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया, उसमें कई करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसमें खास करके बैंकिंग सुविधा, जो फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है, वह गांव तक पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों ने खास करके जब लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में सरकार द्वारा कई सारे स्कीम में पैसे ग्रामीणों तक भेजी गई, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या उनके साथ थी कि वह पैसा उनके पास पहुंचे कैसे। बिल्कुल, क्योंकि बैंक में आने का एक तो साधन नहीं था, क्योंकि गाड़ी सारे बंद थी, ट्रेवल के साधन जितने थे सब बंद पड़े हुए थे। प्लस आने के बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे जो चीज़ थे उसकी धज्जियाँ उड़ जाती। तो उस समय डाक विभाग ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हर घर तक पैसा पहुंचाया। खैर, डाक विभाग हमेशा कुछ न कुछ पहुंचाता ही रहता है और डाक विभाग की पहचान ही यही है कि वो सूचनाओं का जो है आदान प्रदान करता है। एक आम जनमानस की सूचना को उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है और वहां से जो सूचना है वो उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। ये बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो परंपरागत कार्य जो है डाक विभाग के, कि वो चिट्ठी का ले आना, चिट्ठी का ले जाना, इसके अतिरिक्त वर्तमान में डाक विभाग ने और कौन कौन सी सेवाओं को अपने हाथ में लिया है? वर्तमान में मैं स्टार्ट करता हूँ। एक 2014 में माननीय प्रधानमंत्री 2015 में लॉन्च हुआ था वो सुकन्या समृद्धि योजना। बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाया। उसके तहत सुकन्या समृद्धि खाता आया। तो सुकन्या समृद्धि खाता का सबसे जो सुंदरता है कि इसमें बच्चियां का ही खाता खुल सकता है, ऐसी बच्चियां जो 0 से 10 साल तक की हैं। और इसमें जितने भी स्कीम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा इसमें ब्याज दर दी जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा ये। और मतलब बचत खाता या फिक्स डिपॉजिट? हाँ, फिक्स डिपॉजिट, NSC, KVP, सीनियर सिटीजन, सारे स्कीमों से इसमें ज्यादा ब्याज दर दी जाती है। और साथ में इनकम टैक्स में रिबेट भी। अच्छा, यदि जो भी उसके डिपॉजिटर है, यदि माँ है तो माँ और फादर है तो फादर, 1.5 लाख तक 80C के तहत इनकम टैक्स का भी लाभ दिया जाता है। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर कोई अभिभावक अगर अपने बच्ची का जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाना चाहता है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, किससे संपर्क करना पड़ेगा, जरा ये हमारे दर्शकों को। सुकन्या समृद्धि खाता हमारे किसी भी 1,54,000 डाकघर में किसी भी डाकघर के द्वारा खोला जा सकता है। और इसमें बच्चियों का सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई कि आप
प्रधान से लिखा लें, या अपने वार्ड मेंबर से लिखा लें, या हॉस्पिटल के द्वारा जो आपका प्रमाण पत्र दिया गया है, या स्कूल में जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ, तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब ये नहीं है कि आपको ये ऐसे नहीं है नगर पालिका में ही होना चाहिए। मतलब एक सामान्य जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र लेकर के कोई व्यक्ति हाँ, जाता है और तो उसका खाता खुल जाता है, बच्चियों का खाता खुल जाएगा, और जो गार्जियन है, गार्जियन अपने आधार और पैन अच्छा अपना उसमें दे देंगे। या एड्रेस प्रूफ में कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास से दे देंगे, तो उसका खाता। कितनी रकम मिनिमम है जिससे ये खाता खोला जा 250 सकता रुपया, है? मात्र 250 में आप किसी का भी खाता खोल सकते हैं, और पूरे साल में 250 रुपया ही जमा हो जाता है, तो खाता बंद नहीं होता है। अच्छा अच्छा, जो बहुत ही सामान्य राशि है। और खास करके बच्चियों को तो मतलब एक हम लोग के यहाँ प्रथा है ना कि बच्चियों को हम लोग पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, तो इसमें इतना हम लोग उसको गिफ्ट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उतना से भी उनका खाता मतलब 250 रुपए का खाता जो है 250 रुपए जमा करके खाता खोला खोल जा सकता है। तो एक साल में मिनिमम रकम 250 रुपए जमा होनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा मैक्सिमम 1.5 लाख। अच्छा 1.5 लाख रुपए एक साल में मैक्सिमम जमा किया जा जी, सकता है। जी। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए अगर एक वर्ष में जमा करता है, तो इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो क्या है, जो है कितना पैसा परिपक्वता अवधि 2 तरह का है। एक है कि चूंकि ये बच्चियों के लिए है, तो बच्चियों को पढ़ाई यानी मैट्रिक के बाद यदि बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो जो जमा रकम है उसका 50% अपने पढ़ाई के लिए वो खर्च कर सकती है। अच्छा और उसके बाद जो 100% मैच्योरिटी है वो शादी के वक्त, जब उनकी शादी होगी तो शादी के वक्त वो 1 माह पहले वो अपना जो मतलब उनकी शादी का कार्ड दे करके 100% पैसा वो ले सकती है। अच्छा। और ले करके फिर वो अपने शादी में यूज कर सकती है। तो दोनों पर्पज से मेन बच्ची को पढ़ने के लिए, मतलब ये रकम जो है रकम का निर्धारण रकम लगभग 1000 यदि पर मंथ लगभग जमा करते हैं, तो वर्तमान इंटरेस्ट रेट पे लगभग 5 से 6 लाख रुपया हो जाता है। यानी 12,000 यदि पर मंथ जमा होता है तो 5 लाख रुपए। और यदि 1.5 लाख जमा होगा तो आप जो जोड़ सकते हैं कि वो 10 गुना 10 गुना नहीं 12 गुना 12 गुना यानी 12 × 50 60 लगभग 60-70 लाख रुपया उनका हो जाता है। ये मतलब बहुत अच्छी स्कीम है जी। इसके अतिरिक्त जैसे प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये बेहतर उपहार जो है डाक विभाग के माध्यम से देश की महिलाओं को दिया। महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है डाक विभाग इसके माध्यम से दे रहा है। जो बच्चियों की जो लिंगानुपात कम हो रही थी, तो उस पे ध्यान में रख करके ये लाया गया था। और ये कहा नहीं जा सकता है कि इसी के मतलब इस योजना के ही वजह हो या जो भी वजह हो, लेकिन आज के तिथि में लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। स्वाभाविक है कि बेहतर योजनाएं जो सरकार की होती हैं उससे जो है लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो जो है जो कार्य गलत दिशा में कर रहे हैं उसको लोग रोकते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जनधन खाता या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब के बारे में क्या व्यवस्था डाक विभाग को दी गई है, क्या कहेंगे? डाक विभाग में भी यह सारे योजनाएं उपलब्ध है। सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 12 रुपया में 2 लाख का बीमा उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद जीवन ज्योति बीमा योजना में मात्र 330 रुपये, यदि आप 1 साल हर ईयर आपका कटता है तो आपको उससे आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। दोनों में सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति में अंतर यही है कि सुरक्षा बीमा योजना किसी भी एक्सीडेंट या दुर्घटना के पश्चात मिलता है, और जीवन ज्योति बीमा योजना में गारंटेड मिलता है। जी। और अटल पेंशन योजना में आपके उम्र के अनुसार 18 से 50 के उम्र 45 के उम्र के जो भी नागरिक है वो इसका लाभ ले सकते हैं। 18 से 40 है जी, 18 से 40। तो उसमें एक निर्धारित राशि जो आपका टेबल के अनुसार आपकी जो राशि होगी आप जमा, उस हिसाब से पेंशन मिलेगी। हाँ, पेंशन फिक्स पेंशन मतलब 1000, 2000, 3000, 1000 से 5000 के भी। तो अभी कोई भी स्कीम में फिक्स पेंशन नहीं दिया जाता है। मतलब अभी जितने भी पेंशन स्कीम होते हैं तो उसमें आपका जो अमाउंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी राशि के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे फिक्स पेंशन दिया जाता है कि मतलब आपको
गारंटेड रूप से 5,000 देना है तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज हम देखे हैं, जैसे कि आपने कहा कि नेटवर्क बहुत बड़ा है डाक विभाग का। जी, जी। भारत सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण विकास योजनाएं हैं, वहां से चलती हैं, आप तक आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नीचे के लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी आपका जब आगमन गोरखपुर में हुआ तो हमने देखा कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना में शिथिलता बरतने वाले कई अपने शाखा डाकपालों को आपने जो है सस्पेंड किया था। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि नीचे का जो आपका जो कर्मचारी है वो इसमें कहीं कहीं से शिथिलता बरतता है, तो वो सक्रिय रहे, तो उसके लिए किस तरह से आपकी मॉनिटरिंग चलती है? देखिए, सुधार की जो प्रक्रिया होती है एक सतत प्रक्रिया है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि मतलब ये जो है लाभ है सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं उसका लाभ निचले स्तर तक दिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी 2-3 स्तर पे मॉनिटरिंग शुरू किया है। हमारे यहाँ से डायरेक्ट जितने भी हमारे उप डाकपाल हैं उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, और यदि सभी लोगों को यह सुविधा दी गई है कि वो अपने अधिकारी को कॉल कर सकते हैं यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उनका जो भी तकनीकी समस्या होती है तो उसका निवारण हम लोग तुरंत से तुरंत कोशिश करते हैं कि खत्म कर दें, क्योंकि स्टाफ को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो जो भी उनकी तकनीकी दिक्कतें थी तो इस दिक्कतों को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और उनका निवारण कर रहा हूँ। प्लस हर स्तर पे मेला का आयोजन, अभी हमारे जितने भी उपमंडलीय अधिकारी हैं प्रत्येक दिन कहीं न कहीं कैंप का आयोजन करते हैं, मेला का आयोजन करते हैं, जिससे कि आम लोगों को जागरूकता मिले और इससे वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी संपर्क में आते हैं उनके दिक्कतों को भी देखा जाता है। और हम लोग यह कोशिश करते हैं कि जितने भी चीज़ें हमारे पास आए या जो भी पब्लिक हमारे पास आए तो उनकी समस्याओं का निवारण हम लोग तत्परता से। बिल्कुल नहीं, जो सरकार की प्रमुखताओं में जो योजनाएं हैं उस पर जवाबदेही सरकार के प्रति सीधे डायरेक्ट बनती है। जी। और जब कहीं नीचे का कोई कर्मचारी अगर शिथिल है तो उसका खामियाजा ऊपर के अधिकारी को भोगना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में तारतम्यता बनी रहे भारत सरकार की योजनाओं का, चूंकि जो योजनाएं वहां से चलती हैं उसकी डाक विभाग के माध्यम से उन योजनाओं को आम जनमानस तक बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर डाक विभाग सक्रिय रहेगा तो भारत सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति को मिल सकेगा। जी जी, ये सही बात है। इसके लिए वही हम लोग मॉनिटरिंग रेगुलर कर रहे हैं, कैंप मेला भी कर रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक हों। और एक समस्या आधार की रहती थी तो आधार में भी हमारे जितने भी सेंटर हैं आज के दिन कार्य करना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि लोगों को आधार बनाने में किसी तरह की। अच्छा, आधार जो है नए आधार आपके यहाँ मुफ्त बनते हैं? जी डाक विभाग जी, ये बहुत बड़ी सुविधा है। ये UID की है और ये हम लोग उसमें नई आधार हमेशा मुफ्त रहा है और अभी भी मुफ्त बनता है। और संशोधन के लिए 50 रुपया चार्ज है, और उसमें यदि बायोमेट्रिक अपडेशन करवाना है तो उसके लिए 100 रुपया चार्ज है। अच्छा, ये सुविधा ग्रामीण स्तर के डाकघरों में, शाखा डाकघर में भी है? ये ग्रामीण स्तर में चूंकि वह संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके लिए एक नियम है, क्योंकि आधार वही बना सकता है जो कि वह परीक्षा पास कर लिया हो। तो हमारे जो ग्रामीण जो शाखा डाकपाल हैं तभी उनकी यह परीक्षा पास करने की प्रक्रिया नहीं हुई है कंप्लीट। लेकिन एक मतलब बीच का रास्ता लाया जा रहा है कि कम से कम मोबाइल वगैरह में सुधार या अन्य छोटी छोटी जो सुधार है वह वहाँ तक भी दी जाए। अभी गोरखपुर मंडल में 54 डाकघर में ये सुविधा उपलब्ध। अच्छा, आधार की? जी। अच्छा, ये मतलब ये बहुत बेहतर व्यवस्था है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो परंपरागत कार्य डाक विभाग के हैं, जो चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था, तो सामान्य चिट्ठियाँ लगभग जो है उनकी संख्या काफ़ी घट गई है, लेकिन उनकी जगह पर पंजीकृत पत्रों ने जो है उनकी जगह ले लिया है। और वर्तमान में एक समय था जब डाक विभाग का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हुआ करता था। आज जो है निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा भी जो है शामिल है और डाक विभाग को उसे फेस करना है। ऐसी स्थिति में जो आपके पंजीकृत पत्र हैं वो लोगों तक पहुंचे
और लोग डाक विभाग के माध्यम से अपने पत्रों को प्रेषित करें, इसके लिए जो बेहतर सुविधाएं हो क्या क्या हैं, कैसे कहेंगे आप? तो देखिए, डाक विभाग में हमारे जो पत्र भेजने की है, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और पार्सल, फिर ऑर्डिनरी डाक और पोस्ट कार्ड, यानी 25 पैसे में भी कोई भी आदमी अपना संदेश में पोस्ट कार्ड में भेज सकता है। और पंजीकृत डाक मतलब हम लोग अभी भेजते हैं, तो खास करके जो बिजनेस ऑफ मेल्स या थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले यह पर्सनल मेल हुआ करता था, अच्छा। व्यक्तिगत हम लोग पत्र लिखते थे और जाता था, उसकी संख्या ज़्यादा होती थी। आज उसका स्थान बिजनेस मेल में हो गया। बिजनेस मेल कि आप यदि LIC करवा रहे हैं या आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उसका जो रिसीट है वो डाक विभाग के माध्यम से जाएगा। ATM आपको जो जाएगा वो डाक विभाग के माध्यम से जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड जाएगा तो वो डाक विभाग के माध्यम से जाएगा। इस तरह से पासपोर्ट जाएगा तो डाक विभाग के माध्यम से जाएगा। इवन हमारा यहाँ पे ये ड्राइविंग लाइसेंस डाक विभाग के माध्यम से, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की तमाम सुविधाएं। अभी हम लोग कल्याण मैगजीन का बुकिंग किए थे, जी 1 लाख से ऊपर। तो इस तरह से वो जो कन्वर्सन ऑफ बिजनेस है कि पहले वो पर्सनल मेल था, तो व्यावसायिक मेल में वो स्थान ले लिया। और हम लोग व्यावसायिक मेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें अभी भी हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि अभी भी जो ग्रामीण स्तर का जो मेल है, वह कई कुरियर वाले कंपनी जो है वो भी मतलब डाक विभाग का सहारा लेते हैं, शहर में मंगा लेते हैं और यहाँ से फिर वो लोकल स्तर पे हमारे माध्यम से भेजते हैं। मतलब तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के जो प्रतिस्पर्धा, मैंने जैसा कहा कि निजी क्षेत्रों में जो कोरियर कंपनियां हैं, उनसे काफी सस्ता जो है आपका मेल है। हाँ, चूंकि इसका रेट का निर्धारण सरकार द्वारा की जाती है, तो सरकार इन चीजों को ख्याल रखती है कि आम जनमानस तक कम से कम पब्लिक वेलफेयर की दृष्टि में जो है रकम ज्यादा नहीं होनी। जी, कम खर्च में सभी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध। तो जैसे पंजीकृत पत्रों का जो वर्गीकरण है, पहले एक रजिस्ट्री लोग करते थे, आजकल उसमें स्पीड पोस्ट जुट गया है, तो क्या है इसकी व्यवस्था, किस तरह से जो है? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पहले तो सामान्य पत्र हुआ करते थे, तो वो किसी को भी डाकिया पकड़ा देता था, लेकिन आज जो है अगर पंजीकृत पत्र है तो पंजीकृत पत्र एक निश्चित वो होता है कि उस व्यक्ति को ही मिलेगा या उसके परिवार को मिलेगा। क्या व्यवस्था है इसकी? इसमें जो ऑर्डिनरी पत्र होते हैं, ऑर्डिनरी पत्र का जो वितरण होता है उस घर में, तो कोई भी घर में उसको छोड़ के आना है। यानी आपका नाम लिखा हुआ है, आप जैसे आपकी नाम और आपका घर का एड्रेस B109 बेतिहाता है, जहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है, तो पोस्टमैन का काम है उस पत्र को आपके घर के अंदर छोड़ करके आना। जैसे पेपर डाल के आ जाते हैं, वैसे ही पत्र को हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन जब पंजीकृत पत्र होता है वो व्यक्तिगत नाम से होता है। वह यदि मनीष कुमार के नाम से, तो मनीष कुमार ही उसको रिसीव करेंगे, बशर्ते कि उन्होंने किसी को ऑथराइज कर दिया हो कि मेरे पत्र रिसीव करें और उसकी प्रति मुझे डाकघर में न दी थी। और दूसरा पत्र है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो होता है एड्रेसी बेस्ड होता है। अच्छा। एड्रेसी बेस्ड यानी जिस एड्रेस पे आपका है, उस एड्रेस पे यदि कोई भी आदमी यदि आपका सिग्नेचर देगा, तो मैं उसको अपना सिग्नेचर उसको देना पड़ेगा कि हम रिसीव कर रहे हैं, तो मैं उसको दे दूंगा। तो ये रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट में ये डिफरेंस नहीं, तो ये अच्छी सुविधा भी तो है। मान लीजिए कि स्पीड पोस्ट से अगर कोई चीज, वो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल ही तो होती है, जी। और वो जाती है तो कम से कम उसमें ये रहता है कि परिवार का कोई भी सदस्य होगा। हाँ, क्योंकि लोग आजकल कई लोग घर में रहते नहीं है, कई सारे बिजनेस सिलसिले में या कार्य के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो उस दौरान यदि डाकिया जाएगा तो किसी को भी पत्र दे देगा, तो उनका पत्र डिले नहीं होगा। प्लस स्पीड पोस्ट बुकिंग के वक्त मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस उस समय दें, जिससे कि उनको मोबाइल पे भी ये सूचना चली जाएगी, डिलीवरी की सूचना। अच्छा, तमाम सारे विभाग अपग्रेड हो रहे हैं मनीष जी, बैंकों का अपग्रेडेशन हो रहा है, उनका विस्तार हो रहा है, लेकिन डाक विभाग में हमने देखा कि तमाम सारे बड़े बड़े कस्बे जो है आज भी वहाँ शाखा डाकघर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से
इनका अपग्रेडेशन, आपके विभाग का अपग्रेडेशन जो प्रक्रिया है वो किस तरह से? नहीं, तकनीकी रूप से तो डाक विभाग काफी अपग्रेड हो गया है, क्योंकि अभी आप जैसे चिट्ठियां, मैंने आपको रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के बारे में बोला, तो उसका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उपलब्ध है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे। इवन पोस्ट इन्फो एक ऐप है, ऐप में भी ट्रैकिंग की सुविधा है। तो आप ऐप के माध्यम से आप अपने आर्टिकल को देख सकते हैं कहाँ, किसी भी आर्टिकल को, रजिस्टर्ड या स्पीड दोनों? जी जी, रजिस्टर्ड, स्पीड, पार्सल, कोई भी आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसपे कि बारकोड लगा। तो एक तो ये सुविधा हो गई। उसके अलावा हमारे अन्य सुविधाएं भी है, जैसे गांव में पहले आप पैसा जमा करते थे तो वह पासबुक पे चढ़ा दी जाते थे, फिर सब ऑफिस में आता था, फिर हेड ऑफिस में आता था। आज के डेट में उनको डिवाइस दे दी गई है, वो डिवाइस के माध्यम से वहीं का वहीं डालेंगे पैसा, और 1 सेकेंड के अंतर इंडिया के किसी भी कोने में वो पैसा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। यदि आपके बच्चे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके माता पिता गांव में रहते हैं, तो माता पिता यदि वहां पे पैसा डालेंगे आपके अकाउंट में, तो वो पैसा तुरंत आपका जो बच्चा का यदि खाता कहीं पे, तो वो निकल सकता है। मतलब किसी भी बैंक के उससे जो है निकाल सकता है? नहीं, किसी भी डाकघर में पूरे इंडिया में कहीं पे भी निकाल सकता है, और IPPB के माध्यम से वो किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। IBPP मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में जरा सामान्य दर्शकों को बता दें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका ये अकाउंट कैसे खुलता है, कहाँ खुलता है? यह बहुत ही आसान है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आप किसी भी डाकघर में, हमारे जितने भी शाखा डाकपाल हैं और हमारे जो पोस्टमैन हैं, सबको एक माइक्रो ATM मोबाइल की तरह है, उनको मोबाइल भी दी गई है, साथ में उनको बायोमेट्रिक मशीन दे दी गई है। बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से eKYC, आपका आधार के माध्यम से वो eKYC ले लेता है, और आपको सिर्फ आधार नंबर बताना है, उसका ना कोई जीरोक्स चाहिए ना कुछ चाहिए। आप आधार नंबर बताएंगे और एक मोबाइल नंबर चाहिए जिसपे कि आपको मैसेज आएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर मैसेज आएगा। तो आप इजीली, मतलब आप एज ए रेसिडेंट हैं और आपके पास आधार नंबर है, तो आप किसी भी पोस्टमैन जो आपके घर में चिट्ठी देने आए, आप उससे संपर्क कर लीजिए कि मुझे खाता खोलना है, वह आपको माइक्रो ATM के माध्यम से खाता मुश्किल से 3 से 4 मिनट में खोल करके आपको दे देगा। अच्छा, ये प्रक्रिया जो और इसकी एक और जो सबसे अच्छी सुविधा है, जो बैंकों में होती है, या बैंक में भी जैसे होता है कि आपका एक ब्रांच फिक्स होता है, बिल्कुल, लेकिन IPPB में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एक ही IFSC कोड है। अच्छा, तो आप कहीं पे भी पैसा जमा कीजिए, किसी के पास जमा कीजिए, तो कोई शुल्क नहीं, क्योंकि सब एक। अच्छा, मतलब किसी भी ब्रांच में आप जाइए, कहीं भी जाइए हिंदुस्तान के किसी भी उसमें जो है आपका पैसा जो है, हाँ, मतलब बिना चार्ज के आप जमा कर सकते हैं, बिना चार्ज के आप निकाल सकते हैं। यानी कि जो पहले आप जो पैसों का जो संप्रेषण होता था बैंक विभाग के माध्यम से, जैसे धनादेश था, जी जी जी, बीमा के माध्यम से, बीमा पत्रों के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे, तो उन व्यवस्थाओं का ये अपग्रेडेशन है इसका मतलब? हाँ, या वो व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं? नहीं, वो व्यवस्थाएं अभी भी है। उसका पर्पस, मूल उद्देश्य यह है कि यह तो खाता में पैसा आने और जाने के लिए आवश्यक है कि दोनों इन पे खाता हो। अच्छा, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, क्योंकि खाता होना चाहिए, तभी वहाँ पे भी जो व्यक्ति है वह निकाल सकता है, और यहाँ पे जो आदमी भेज रहा है उसके पास भी हो। लेकिन धनादेश में सुविधा है कि यदि आपका खाता नहीं भी हो तो ऊपर भी आप पैसा भेज सकते हैं। मतलब वो चल रही है। हाँ, वो तो चूंकि कोर चीजें हैं, अभी भी यदि धन किसी को भेजना हो, और मान लीजिए किसी भी वजह से उसका आधार नहीं बन पाया हो, या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, बुजुर्ग लोग, जिनका कि अंगूठा भी वो रीड नहीं कर पाता है बायोमेट्रिक मशीन, तो यदि उनको पैसे की आवश्यकता है तो उनको मैं वंचित नहीं कर सकता। मतलब तो सरकार उनका भी ख्याल रखती है कि उनको भी पैसा उनको समय से पहुंच जाए। अच्छा, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक विभाग का, उसके बाद भी अगर कोई आम व्यक्ति अगर कहीं से उसे पीड़ा होती है, तो किस तरह से अपनी जो समस्याएं हैं या जो पीड़ा है उसका निवारण करने के लिए, वो अगर उसकी समस्या ग्रामीण स्तर की है तो ऊपर के अधिकारियों से किस तरह से निवारण का भी हमारे पास कई सारे चैनल हैं। हमारे ट्विटर व्यवस्था है, जिसमें कि आप डायरेक्ट मंत्री स्तर पे आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद जब पोस्ट इन्फो ऐप के बारे में बोला, तो वहाँ पे भी सर्विस रिक्वेस्ट
डालने का ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल से सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर दें। इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे कंप्लेन दर्ज करने का साधन है। उसके बाद आप पत्र के माध्यम से मुझे भी प्रवर अधीक्षक डाकघर को लिखेंगे तो मैं यहाँ कंप्लेन दर्ज कर दूंगा। तो ये सारे व्यवस्थाएं मतलब इन सारे चैनलों का प्रयोग उसके करना बाद चाहिए। टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है कि आप उस पर भी कंप्लेन डायरेक्ट दर्ज कर सकते हैं। मनीष जी, एक चीज और मैं चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे एक संदेश की जी। तरह मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर इतना बेहतर नेटवर्क भारत सरकार ने प्रदान किया है तो लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें जुटे हुए हैं, जो माध्यम है आम जनमानस को सुविधा पहुंचाने के लिए, इन दोनों लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो आपका कर्मचारी अगर शिथिलता बरतता है तो उसके लिए क्या संदेश है, और आम जनमानस जो है अब सुविधा आपसे ले इसके लिए क्या संदेश है, मैं दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वो डाक विभाग का सुविधा का लाभ लें। डाक विभाग वर्तमान समय के अनुसार अपने आप को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है और इंडिया पोस्ट का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 पूरा हो चुका है और इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2 वह भी जल्द आने वाला है। तो डाक विभाग समय के साथ अपने आप को वर्तमान परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तैयार कर रहा है और मैं कह सकता हूं कि आपको उच्च दर्जे की सुविधा डाक विभाग के भी माध्यम से और सारी तरह की सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। और मैं अपने विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वह सारे सुविधाएं जो डाक विभाग लाई है आम जनता के लिए उसको समय से पहुंचाना सुनिश्चित करें और विथ सर्विस विथ स्माइल यह सुनिश्चित करें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कमी रहेगी तो विभागीय स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी और यदि आपको कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे स्तर से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं उसका समाधान करूंगा। मनीष जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दिया है। डाक विभाग की जो कोर व्यवस्था है वो आज भी बिल्कुल यथावत है और आधुनिकता को डाक विभाग ने स्वीकार किया है। बेहतर जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, डाकिया डाक लाया ये तमाम सारे फिल्मों के गाने हैं, डायलॉग हैं और ये ऐसी लाइन है जो आज भी गाँव में या कहीं भी देश के किसी भी कोने में बोली जाती है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं सरकार की, उसके बारे में आप निश्चित रूप से अवगत हो चुके होंगे और इसका लाभ आप जरूर लेंगे। और जैसे मनीष जी ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप जब भी कहीं कोई पीड़ा हो, कोई समस्या हो तो उच्चाधिकारियों से संपर्क करें। हम यही कार्यक्रम को विराम देते हैं। फिर अगली बार किसी और बेहतर कार्यक्रम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।